गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके क्लास का पार्ट 2 प्राणियों में पोषण करेंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, पाचन किसे कहते हैं। पाचन जो होता है, जैसे आप लोग अब खाना खाते होगे, भोजन जो आप करते हैं, ठीक है, वो भोजन जो आपके मुंह में जैसे दांत हैं, दांतों से टूटना शुरू करता है और टूट के मतलब जितना बड़ा आपने जैसे कोर रोटी का लिया होता है, क्या वो वैसे का ऐसा तो नहीं निकला जाता है ना, तो वो छोटे भाग में टूट जाता है। तो इसी तरह से पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ बच्चों, जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। और ये सरल पदार्थों में बदलना, जटिल किस में बदल गए, सरल पदार्थों में। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना या टूटना जो है उसको हम विखंडन कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पाचन। आप देखो, इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई चीज़ है, इस तरह से वो काफ़ी सारे उसमें कण जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे कण जो हैं देखो इकट्ठे हैं। ठीक है, ये सारे जो कण हैं ये इकट्ठे हैं। अब इनको अगर हम तोड़ देते हैं, जैसे हमने इनको अलग अलग कर दिया, ये एक हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है जिसमें ये जो इकट्ठे कण थे ये जटिल थे, या फिर ऐसे समझो जैसे लकड़ी का काफ़ी सारा गट्ठा हो, मतलब कि जिसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हों। ठीक है, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी तरह से जो ये हमारे पास जटिल पदार्थ हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, सरल भाग में तोड़ दिया जाता है। तो ये टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, प्राणियों के पोषण से आप क्या समझते हैं। तो प्राणियों का पोषण जो होता है, पोषण में मतलब क्या आ जाता है कि प्राणियों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आंसर लिखा है देखो, कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि होती है, मतलब आहार को, भोजन को ग्रहण करना, और शरीर में इसके उपयोग की विधि होती है। तो ये सब मिलकर मनुष्य का या प्राणियों का पोषण करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या क्या हो गई, 3 चीज़ें हैं देखो बच्चों। एक तो पोषक तत्व की ज़रूरत है, आहार का अंतर्ग्रहण की ज़रूरत है, और उन सब का जो भोजन हमने लिया है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी का सभी किस में सम्मिलित होता है, ये है पोषण में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन नली अथवा आहार नाल, मतलब जो हमारा भोजन जब हम लेते हैं तो वो भोजन हमारा किस किस अंग के द्वारा जाता है। ठीक है, तो वो हमारी आहार नाल कहलाती है। तो उस आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, तो उसी में देखो, सबसे पहले जैसे हम अपना भोजन लेते हैं हाथ से तोड़कर, कोई कोर जो ले रहे हैं तो वो किस में लेंगे, अपने मुख में, है ना। तो मुख में हमारे खाली जगह होती है, दांत हैं, जीभ हैं, जैसे उनके अलावा खाली जगह है ना, तो वहाँ पर उसको कहा जाता है मुख गुहिका। क्या कहते हैं बच्चों, मुख गुहिका। ठीक है, ये खाली जगह जो है ये है मुख गुहिका। इसके बाद ये भोजन जो है ये हमारा आगे जाता है ग्रास नली में। ठीक है, ये भोजन मुख गुहिका से किस में जाएगा बच्चों, ग्रास नली में। ग्रास नली को ग्रसिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रसिका। ठीक है, तो ग्रास नली का ही दूसरा नाम है ग्रसिका। इसके बाद ये भोजन जो है हमारा ये अमाशय में जाता है। कहाँ जाएगा, ये अमाशय में। ठीक है, तो अमाशय, अमाशय, यहाँ पर बच्चे ना अमाशय लिखते हुए बहुत गलतियाँ करते हैं, श जो है वो शलगम वाला आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अमाशय के बाद हमारा जो भोजन होता है वह जाता है शूद्रांत्र में। किस में जाता है बच्चों, शूद्रांत्र में। शूद्रांत्र को छोटी आंत भी कहा जाता है। इसके बाद जाता है भोजन बृहदांत्र में, बृहदांत्र। ठीक है, तो बृहदांत्र। और इन सब के बाद जो अपचा भोजन जो होता है वह हमारे शरीर में मल द्वार अथवा जिसे गुदा भी कहा जाता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लास्ट आहार नाल का भाग कौन सा हो गया, मल द्वार, मल द्वार, या जिसे और दूसरा नाम क्या है, गुदा। ठीक है,
यहाँ से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो आहार नाल है उसके विभिन्न भाग हैं। तो आप ये चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ये जो सबसे पहले जो है ये यहाँ से आपका मुंह है, मुंह से आप शुरू करेंगे तो इसको कहते हैं मुख गुहिका। क्या कहते हैं बच्चों? मुख गुहिका। ठीक है। उसके बाद इसमें लाला ग्रंथि एक लिखा हुआ है। ये ग्रंथि हमारे मुख में ही होती हैं जो हमारी लार को स्रावित करती हैं। ठीक। अब इसके बाद जो भोजन है वो हमारी ग्रास नली या ग्रसिका में से, ये ग्रसिका है, इससे होता हुआ कहाँ पहुँच गया? अमाशय में। ये जो है ये देख रहे हैं आप लोग, ये जे आकृति का ये जो है ये क्या है? हमारा अमाशय। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है वो हमारा भोजन जो है वो कहाँ पहुँच गया है बच्चों? ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में। ठीक है। तो अब भोजन जो है वो हमारा अमाशय में पहुंच गया, ये अमाशय। ठीक है। इसके बाद अमाशय के बाद जो हमारा भोजन है वह अमाशय से कहाँ पहुंचता है? शूद्रांत्र में। ठीक है। तो ये अमाशय जे आकृति का है और उसके बाद ये भोजन यहाँ से शूद्रांत्र, ये जो हल्के गुलाबी रंग में इतनी कुंडलित मतलब इतनी मुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला ये है शूद्रांत, ये वाला सारा। ठीक है। इसके बाद ये शूद्रांत जो है हमारे यहाँ पर देखो इस पोर्शन पे बृहदांत्र से जुड़ी हुई है। ये जो मोटी आपको दिख रही है संरचना ये है बृहदांत्र की। और ये जो यहाँ पर इनके जोड़ में मतलब जहाँ शूद्रांत्र और बृहदांत्र मिलते हैं वहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है अंधनाल जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अंधनाल के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ पाचन तंत्र जो है हमारा या आहार नाल है उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? देखो जो हमारा बृहदांत्र में भोजन पहुंच गया जो अपचा भोजन है और लास्ट में वो मलाशय या फिर मलद्वार गुदा के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो लास्ट में मलाशय से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? गुदा में, और वो फिर बाहर आ जाता है। ठीक है। इसमें अब चित्र में आप देखिए कुछ और भी यहाँ छोटे छोटे भाग दिखाए हुए हैं। जैसे एक तो ये है लाला ग्रंथि, एक है यकृत और एक है पित्ताशय, और यहाँ साथ में है अग्नाशय। ठीक है। तो यहाँ पर ये लाला ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत ये हमारी शरीर की ग्रंथियाँ हैं जो हमारे पाचन तंत्र में सहायक है, मतलब पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। ये सब क्या हैं बच्चों? ये हमारे पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं या सहायक ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। ये हमारे विभिन्न रसों को पाचन के लिए जो रस चाहिए होते हैं उनको स्रावित करते हैं और जिससे हमारा पाचन आसानी से होता है भोजन का। ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो इन ग्रंथियों के बारे में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों के नाम लिखें। तो अभी हमने चित्र में देखी ही थी। तो सबसे पहली जो हमारी ग्रंथि थी वह थी लाला ग्रंथि, फिर है यकृत और फिर है अग्नाशय। ठीक है। ये तीनों की तीनों हमारी ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और यह कौन सा रस स्रावित करती है? तो लाला ग्रंथि जो होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है बच्चों? मुख में। कहाँ पाई जाती है? मुख में। देखो। ठीक है। और ये रस जो स्रावित करती है उसको लाला रस कहते हैं या फिर लार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है यकृत और अग्नाशय मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं और इनके द्वारा स्रावित रस का नाम लिखें। देखो दोनों ही जो हैं यकृत भी और साथ में है यकृत और अग्नाशय। ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं? हमारे शरीर के ग्रंथियां हैं। ठीक है। तो यकृत जो है वो हमारे उदर यानी उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होता है। ठीक है। और ये जो रस स्रावित करता है उसको कहा जाता है पित्त रस। कौन सा रस कहते हैं बच्चों? पित्त रस। ठीक है। इसके बाद अग्नाशय जो होता है वह मानव शरीर में अमाशय के ठीक नीचे कहाँ होता है बच्चों? अमाशय के ठीक नीचे स्थित हो। तो अग्नाशय जो है वो हमारे शरीर में कहाँ होता है बच्चों? वो अमाशय के ठीक नीचे होता है और इसका काम क्या होता है? अग्नाशिक रस को स्रावित करना। कौन सा रस स्रावित करता है ये? अग्नाशिक रस।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अग्नाशिक रस। देखो नाम से ही पता चल रहा जा रहा है, अग्नाशय इसका नाम है और ये जो रस स्रावित करता है वो अग्नाशिक रस। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव पाचन के मुख्य चरणों के नाम लिखिए। मतलब जो मानव में जो पाचन होता है वह किस किस चरण में होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चरण होता है, जैसे हम लोग भोजन को अपने मुख में लेते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं बच्चों उसको? अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो सबसे पहला चरण जो हो गया वो हमारा हो गया अंतर्ग्रहण का। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण हो गया हमारे पाचन का। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण हो गया अवशोषण। अवशोषण जो है वो हमारे शुद्रांत्र में होता है, जो हम लोग अभी पाचन तंत्र का पूरा भागों के हर एक भाग के बारे में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद अवशोषण के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, मतलब जो अगला चरण होता है वह होता है स्वांगीकरण का। कौन सा होता है बच्चों? स्वांगीकरण। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो हो गया वो हमारा हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ठीक है, अब इन सब के मीनिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्वांगीकरण के बाद है पांचवा जो होता है और लास्ट स्टेप होता है वो होता है निष्कासन का। निष्कासन। ठीक है, ये हमारे 5 चरण होते हैं जिनके अंतर्गत हमारा पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अंतर्ग्रहण जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण हम किसे कहते हैं बच्चों? कि मुंह में भोजन लेना, है ना, तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं और ये किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा। ठीक है, अब हमारे मुख में क्या है? मुख में हमारे दांत हैं, है ना, तो दांत आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के दूध के भी दांत होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। तो दांत कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के, दूध के दांत और स्थायी दांत। ठीक है, अब जो दूध के दांत होते हैं, आप लोगों की उम्र जैसे है अभी 8 साल के बाद जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से मतलब बच्चे के जन्म से जो दांत आते हैं वह जन्म के बाद मतलब आते हैं, जो वह दांत होते हैं दूध के दांत कहलाते हैं वो। ठीक है, ये दांत जो होते हैं ये धीरे धीरे गिर जाते हैं अपने आप ही, दूध के दांत, और बाद में इनकी जगह पे जो दांत आते हैं उनको स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनका अंतर देखो। पहला अंतर तो इसी बात का हो गया कि जो मनुष्य के दांतों का सेट जो होता है, जो शैशव काल में, मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वहाँ जब निकलने शुरू हो जाते हैं तो वो उसे शैशव काल कहते हैं, और वह दांत होते हैं दूध के। उसके बाद दूध के दांत जब गिर जाते हैं, मतलब वह अपने आप गिर जाएंगे, 8 साल की, लगभग 8 साल की उम्र से गिरना शुरू हो जाते हैं बच्चों के दांत, तो उस वक्त जो दांत आएंगे उनको स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो इसका पॉइंट है, उस पॉइंट में भी देखो यही लिखा हुआ है कि लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, और जो स्थायी दांत होते हैं वे लगभग 8 वर्ष के बाद ही आते हैं और जीवन भर बने रहते हैं। अब इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान देने की है बच्चों, अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं देंगे, मतलब 8 वर्ष के बाद जो आपके स्थायी दांत आ रहे हैं, अगर आपने उनका ध्यान नहीं दिया तो वे दांत अगर गिर गए आपके, कि आपका मतलब कोई भी कुछ भी तरह से उनमें हानि हुई, तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने दांतों का अच्छी तरह से स्वच्छता का उनका ध्यान रखिए ताकि आपके दांत ना गिरें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में ये दांतों के विभिन्न प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो इसमें देखो, ये चित्र में ये हमारे ऊपर वाला जबड़ा है, चाहे नीचे वाला जबड़ा, आप कोई भी समझ सकते हो क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये सबसे पहले ये जो 4 दांत दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे सबसे आगे के सामने के 4 दांत होते हैं, और इन दांतों को कहा जाता है कृतंक। क्या कहते हैं बच्चों? कृतंक। इन दांतों को क्या कहा जाता है? कृतंक। ठीक है, तो ये दांत हो गए हमारे कृतंक। उसके बाद आपने देखा होगा, आपका जो 5वां दांत होता है वो थोड़ा नुकीला होता है आगे के साइड, जब आपका जबड़ा मुड़ रहा होता है। तो ये जो नुकीला दांत होता है ये हमारे को, इसका क्या नाम दिया गया है? रदनक। क्या कहते हैं इसे बच्चों? रदनक। अब इसके बाद जो 2 दांत होते हैं हमारे, वो आपने ध्यान दिया होगा, ना तो वो पूरी तरह हमारी जाड़ होती हैं, ठीक है, पर जाड़ों के जैसे ही दिखाई देते हैं, तो उनको कहा जाता है अग्रचर्वणक।
ठीक है, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? अग्रचर्वणक। ठीक है, मतलब चर्वणक जो है हम अपनी लास्ट वाली जाड़ों को कहते हैं, तो इसलिए लास्ट में जो हमारे 3 दांत होते हैं वह कहलाते हैं चर्वणक। तो चर्वणक के आगे वाले जो दांत हैं वह कहलाते हैं अग्रचर्वणक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के हो गए। ये चारों नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इन दांतों के बारे में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि इन दांतों के नाम के साथ इनके प्रकार के साथ इनके कार्य भी बताने हैं हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इनके कार्य भी बताए हुए हैं। सबसे पहला हमने करा था कृतंक। ठीक है, तो कृतंक जो है, जो सबसे आगे वाले हमारे दांत होते हैं, ये किसके काम आते हैं बच्चों? काटने के काम आते हैं। ठीक है, ये हमारे काटने के काम आते हैं। जो भोजन हम ले रहे हैं उसको काटने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद है रदनक। रदनक जो होते हैं, जो किनारे वाला एक एक दांत होता है, ये रदनक वाले दांत जो होंगे बच्चों, ये आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे आपके आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, इनके आपने दांत देखे होंगे। इनके जो साइड साइड के दांत होते हैं वो बड़े नुकीले नुकीले होते हैं, है ना। तो वो नुकीले दांत क्यों हैं? क्योंकि उनको जैसे जो वो मांस खाते हैं तो उसको चीरने फाड़ने का काम करना होता है ना। तो इसलिए इन काम दांतों का काम ही क्या है? चीरने का काम है। तो मनुष्य को ये चीरने का काम नहीं इतना करना होता है, तो इसलिए हमारे ये पूरी तरह से उतने ज़्यादा विकसित नहीं होते जितने कि मांसाहारी जानवरों के होते हैं, जो कि मतलब जानवरों को पकड़ कर और खाते हैं। ठीक है, इससे इनकी उस को चीरने में मतलब मजबूत पकड़ बन जाती है। इसके बाद अगला जो होता है हमारे अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको कुचलने का काम करते हैं। एक तरह से ये समझो कि ये हल्की दाढ़ है, ये पूरी तरह से दाढ़ नहीं होती, तो इसलिए ये थोड़ा कुचलने का काम करते हैं और जो हमारा भोजन है उसको आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक? दाढ़ों तक, यानी हमारी जाड़ों तक। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो हमारे होते हैं दांत वो चर्वणक होते हैं। तो चर्वणक या हमारी जाड़ जो होती है उनका काम क्या है? भोजन को पीसना, कुचलना और चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा मनुष्य में विभिन्न प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं और उनका कार्य क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जीव का एक चित्र बनाना है आपने, जिसपे स्वाद कलिकाएं बताई गई हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग स्वाद कलिकाएं किन्हें कहते हैं कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी जीभ पे छोटे छोटे से उभार होते हैं। आप बिल्कुल पास से अपने जीभ को अगर देखेंगे शीशे में तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जीभ जो है बिल्कुल प्लेन या स्मूथ नहीं है, उसमें थोड़े से उभार हैं। ठीक है, तो वो जो उभार हैं वो क्या हैं? वहाँ पर स्वाद कलिकाएं। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार का भोजन लेते हैं, जैसे मीठा, नमकीन या खट्टा, कुछ भी जो लेते हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो वो हमें ये स्वाद कलिकाएं बताती हैं कि हमारा भोजन किस स्वाद का है। ठीक है, तो देखो इसमें ये चित्र देख लेते हैं। जो आगे वाला जो भाग है हमारा, ये देखो, ये हमें बताता है मीठा। क्या बताता है बच्चों? मीठा, कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो मीठा है या नहीं है। तो मीठे का स्वाद हमें आगे वाले भाग से पता चलता है। उसके बाद ये छोटा पोर्शन, ये देखो आगे जो साथ में पोर्शन दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा भोजन नमकीन है या नहीं है, मतलब भोजन में लवण है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो हमें बताता है खटास के बारे में, कि हमारा जो भोजन है वह खट्टा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सारा इधर पीछे वाला, ये हमें बताता है कड़वाहट के बारे में, कि हमारा भोजन जो है उसमें कुछ कड़वापन तो नहीं है ना। जैसे आजकल आप लोग खीरा ककड़ी खाते होंगे तो बीच में कई बार कोई खीरा ककड़ी ऐसा कड़वा सा आ जाता है ना, तो वो हमें हमारा जीभ का ये वाला जो पोर्शन है ये बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी विभिन्न स्वाद कलिकाएं जो हमारी ये इस चित्र में दी हुई हैं। सब बच्चे इस चित्र को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में बना लें। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में अमाशय का वर्णन कीजिए। जो मानव का शरीर है, मतलब अभी हम लोगों ने पाचन तंत्र जो देखा था, उस पाचन तंत्र में अमाशय जो था उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि अमाशय जो है वो इस तरह की आकृति का होता है। ठीक है, चित्र में पीछे हम लोगों ने देखा था। तो अब ये अमाशय जो इस तरह की आकृति का होता है, तो ये क्या बताया था हमने आपको कि ये जे आकृति कहलाती है। ठीक है, तो ये जे आकृति का अमाशय होता है, थैलीनुमा संरचना है ये।
और इसमें दूसरा पॉइंट देखो लिखा है कि ये सबसे चौड़ा भाग है। किस चीज़ का सबसे चौड़ा भाग? आहार नाल का। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? अमाशय। और ये अमाशय जो होता है ये आगे जाके किस में खुलता है? हमारी शूद्रांत्र में। किस में खुलता है बच्चों? शूद्रांत्र में। और इसमें हम लोगों ने पीछे पाचन तंत्र के चित्र में देखा था कि अमाशय जो होता है इसमें भोजन कौन से उससे आता है? इसके ऊपरी भाग जो होता है जैसे ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, तो ग्रसिका से भोजन अमाशय में आता है और अमाशय से आगे किस में जाता है? शूद्रांत्र में। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अमाशय जो होता है उसकी आंतरिक सतह, मतलब जैसे ये अमाशय हमारा, इसकी ये अंदर वाली सतह जो होती है, ये अंदर वाली जो सतह है इसकी, यहाँ पर से कुछ जो हैं रस जो हैं स्रावित होते हैं। और रसों के अलावा एक अमल भी स्रावित होता है और यहाँ पर श्लेष्मा भी स्रावित होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि आंतरिक सतह से श्लेष्मल जो है वह स्रावित होता है, श्लेष्मल। ठीक है, और अमल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अमल। हाइड्रोक्लोरिक अमल। तो हाइड्रोक्लोरिक अमल जो है वह कौन स्रावित करता है बच्चों? वह करता है अमाशय। तो ये अमल का नाम आपने याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अमल। इसके अलावा जो अमाशय है वह हमारा क्या सीक्रेट करता है या स्रावित करता है? वह है पाचन रस। पाचन, आप इसे पाचक रस भी कह सकते हैं, पाचक रस। ठीक है, ये पाचक रस भी किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अमाशय के द्वारा। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। या उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अमाशय जो है वह हमारा, उसके बारे में अगर आपको वर्णन करने को कहा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो कि अमाशय में स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह अमाशय द्वारा जो स्रावित होता है उसका कार्य क्या है? ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर स्रावित होता है अमाशय में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे पहला कार्य तो इसका होता है कि ये पूरे माध्यम को, जो भोजन लिया गया है वो यहाँ अमाशय में आएगा तो उस माध्यम को ये अम्लीय बना देता है। क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। जो यहाँ माध्यम भोजन को मिलेगा तो वो माध्यम कैसा मिलेगा? अम्लीय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर इसमें ये चित्र भी दिया हुआ है, तो हम दूसरा पॉइंट एक बार कर लेते हैं, उसके बाद इस चित्र को देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वह क्या है कि यह अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ अमाशय तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो है हमारे जो रोग हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा करता है। तो इसलिए अम्ल का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम इसके पीछे इस चित्र को देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, चित्र की सहायता से इसको बताया हुआ है। ये हमारी ग्रसिका है, ग्रसिका से भोजन आ रहा है और ये अमाशय में पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पर अमाशय में पहुंच रहा है। तो ये जो भोजन है हमारा ग्रसिका के माध्यम से आकर यहाँ अमाशय तक पहुँचता है और अमाशय से आगे किस भाग में जाता है बच्चों? शूद्रांत्र में। किस में जाता है? शूद्रांत्र में। ठीक है, तो ये अमाशय देखो आप देख सकते हैं जे आकृति का है ये, और ये इससे भोजन कहाँ से आ रहा है? ग्रसिका से। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस। अमाशय जो है अब वो एक रस भी स्रावित करता है, तो उस रस का, वो जो पाचक रस है उसका कार्य क्या है? अगले क्वेश्चन में यही है कि पाचक रस जो अमाशय द्वारा स्रावित किया जाता है उसका कार्य क्या है। देखो अमाशय जो है 3 चीज़ें स्रावित कर रहा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था श्लेष्मल। ठीक है, श्लेष्मल जो होता है उसका कार्य होता है कि जो अमाशय की भित्ति है, अमाशय की जो सतह है उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल का कार्य क्या था कि अम्ल एक तो माध्यम को अम्लीय बनाता है और दूसरा जो भोजन के साथ जीवाणु, सूक्ष्म जीव वगैरह आ गए होते हैं उनको वो मार देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा तीसरा जो बच गया वो बच गया पाचक रस। तो अमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस का क्या कार्य है? तो पाचक रस जो होता है, जो अमाशय में होता है, वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। किसको करता है बच्चों? प्रोटीन को। जो प्रोटीन हमारे भोजन में, जो पोषक तत्व हमने लिया होता है
उस प्रोटीन पोषक तत्व को पाचक रस सरल भाग में तोड़ देता है या अपघटित कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत जो होती है उसकी कितनी लंबाई होती है, मतलब वह कितनी लंबी होती है। तो हमारी छोटी आंत जो होती है वह लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है बच्चों? लगभग 7.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यकृत ग्रंथि जो होती है उसका रंग कैसा है। यकृत ग्रंथि जो है उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो यकृत ग्रंथि जो होती है वह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। कैसे रंग की ग्रंथि होती है बच्चों? गहरे लाल हरे रंग की, हरा नहीं, लाल भूरे रंग की होती है। और ये आप इसका यहाँ चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, इस चित्र की मदद से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये देखो, ये लाल भूरे रंग की ये जो बड़ी सी ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। यहाँ आपको चित्र की मदद से ही दिख रहा होगा कितनी बड़ी है ये। ठीक है, तो ये लाल भूरे रंग की, कैसे रंग की बच्चों? लाल भूरे रंग की जो ग्रंथि है इसको कहते हैं यकृत। ठीक है, ये यकृत नाम आपने अच्छी तरह याद करना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं बच्चों? लीवर। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। अब देखो, ये जो पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, अब यहाँ हम इस चित्र की मदद से ही देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको ये लाल भूरे रंग की जो यकृत है, इसके अलावा यहाँ छोटी सी आपको एक हरे रंग की यहाँ पर ये संरचना दिख रही है। ठीक है, ये जो संरचना है हरे रंग की, इसको कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहते हैं बच्चों? पित्ताशय। ठीक है, अब जो यकृत ने क्या स्रावित किया? पित्त रस। यकृत ने स्रावित किया पित्त रस। अब जो ये पित्त रस है ये कहाँ जाके स्टोर होता है? पित्ताशय में। ठीक है, तो यकृत द्वारा सीक्रेट किया गया पित्त रस कहाँ पर वो स्टोर हो रहा है? पित्ताशय में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो यकृत द्वारा स्रावित रस है वो कहाँ पर जा रहा है? संग्रहित हो रहा है पित्ताशय में। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक दिया है, पित्त रस किस पोषक तत्व के पाचन में महत्वपूर्ण है। अब जो पित्त रस स्रावित किया गया है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। अब वो किसका पोषण में सहायक होता है? वसा के पाचन में। ठीक है, तो वसा के पाचन में पित्त रस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि का रंग कैसा होता है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था यकृत का रंग कैसा होता है, तो यकृत कैसा था? लाल भूरे रंग का। अब यहाँ पर अग्नाशय के बारे में पूछा हुआ है, तो अग्नाशय का रंग जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। तो जो हल्के पीले रंग का अंग है वो है अग्नाशय, और लाल भूरे रंग वाला कौन सा है? यकृत। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अभी हम लोग ने चित्र जो पीछे देखा था, यकृत का जो चित्र देखा था, उसमें आपको बताया था कि यकृत जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना? आपको चित्र की मदद से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर हो गया यकृत। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अग्नाशिक रस द्वारा कौन से पोषक तत्वों का सरल रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अग्नाशिक रस जो होता है, अग्नाशिक रस कौन स्रावित करता है बच्चों? अग्नाशय, है ना? इसके नाम के साथ ही पता चल रहा है, अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा जो रस स्रावित किया जाता है उसे अग्नाशिक रस कहते हैं। अब ये जो अग्नाशिक रस जो होता है वो हमारे शरीर में जो हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उनके पाचन में और साथ में प्रोटीन के पाचन में, ठीक है, ये सहायक होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को भी ये सरल रूप में तोड़ता है और साथ में प्रोटीन को भी सरल रूप में तोड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये चित्र दिखाया हुआ है, ये चित्र छोटी आंत क्षुद्रांत्र का दिखाया हुआ है। इस क्षुद्रांत्र वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा कुंडलित है। ये देखो, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर लगभग। ठीक है, और इसके बाद ये देखो, यहाँ पर ये इस पोर्शन में ये यहाँ पर जो जोड़ दिखाई दे रहा है, ये अंधनाल।
ठीक है। ये हम लोग जब रूमिनेंट जानवरों के बारे में पढ़ेंगे यानी रोमंथी जानवरों के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको ये अंधनाल के बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी आपका डिस्कशन जो है पाचन तंत्र के बारे में है, आहार नाल के बारे में है, तो हम लोग उसकी ही जानकारी लेते हैं। तो ये क्षुद्रांत्र जो है ये हमारी, ये देखो ये बृहदांत्र जो है इससे मिली हुई है। ठीक, तो बड़ी आंत जो होती है हमारी वो कौन सी है? बृहदांत्र। ठीक, बड़ी आंत जो होती है उसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? क्योंकि ये मोटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आप अगर लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो बृहदांत्र जो है लंबाई में बड़ी नहीं है बच्चों, ये केवल इसके साइज में चौड़ी ज़्यादा, मोटी ज़्यादा होती है क्षुद्रांत्र की तुलना में। लंबाई में क्षुद्रांत्र ही लंबी है, क्षुद्रांत्र जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर है। ठीक है, तो आपने इसको बृहदांत्र को ये नहीं समझना कि ये बड़ी आंत है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन जो हम लोग ले रहे हैं उसका पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग द्वारा होता है? तो पूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत्र या छोटी आंत के द्वारा। अब जब भोजन हमने लिया है वह जो भोजन है वह किस रूप में, सरल रूप में आता है, मतलब जो सरल रूप हैं उस भोजन के पाचन के बाद वे कौन कौन से होते हैं? तो देखो इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने भोजन में लिया होता है वह सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है, वसा जो होता है वह पाचन के बाद वसा अम्ल या ग्लिसरॉल साथ में उसमें टूट जाएगा। ठीक है, यानी विघटित हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि विभिन्न कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो हैं वो हमारे जो पाचन की प्रक्रिया है उसके बाद किस रूपों में आ जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बस आगे आज आपके लिए इतना ही है, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जो ये दिया हुआ है आपके यूट्यूब के, जब आप खोलोगे वीडियो को तब देखोगे तो ये बेल आइकन जो है आपका, इसे ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।